DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज देखने वाले हैं दोस्तों, आपको इसमें से यही पेपर जो है देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस पूरे पेपर को, और जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों में ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। और इस पेपर की वास्तविकता मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, तो आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम पहले इसके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। आपको इनके जो है क्वेश्चन के आंसर अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही ज़्यादा, है ना, अच्छे तरीके से। पहला देखिए, आप वो क्वेश्चन रखे गए हैं इसमें दोस्तों जो आपके रियल पेपर में आए हुए हैं, और उसी के आधार पर ये जो है आपको पेपर प्रोवाइड किया। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके यही के वो जो वार्षिक पेपर में, रियल पेपर में आपके जो पेपर है उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा इस पूरे पेपर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है भारत की, पहला तो यह है कि वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो पहला है इसमें, भारत की किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस राज्य में है आपको पता ही है। इसका राइट आंसर है केरल। तो केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आपको ये भी पता होगा, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम जो है जाति की व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है, कौन सी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसमें देख सकते हैं काश्यप, जाट, है ना, भूमिहार या साहू। इसका जो आपको पता होगा, इसका भी जाट जाति आती है, ये ओबीसी के अंतर्गत आती है, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आपसे भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को क्या कहा जाता है। तो इसका भी आपको पता होगा, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है उदारीकरण। उदारीकरण कहलाता है। कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको इसका भी राइट आंसर पता ही होगा, उद्योगों का आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। फिर चलते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चनों की तरफ। तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो तेलंगाना आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बंधुआ मजदूरी का विरोध, है ना, बंधुआ मजदूरी का इसका विरोध था, है ना। तो ये आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका ये है एजुकेशन, और जो अगला है इसका जाट हो जाएगा। ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं। और अगला है जो उदारीकरण, इसका ये हो जाएगा। और आगे वाला है आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो अंतिम है अपना ये इसका ये राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं आप। रिक्त स्थान भी आपको अच्छे से करके जाना है। संयुक्त परिवार के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है। परिवार का कर्ता क्या कहा जाता है। परिवार का कर्ता कहा जाता है इसको, परिवार का कर्ता। इसके बाद देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, आपको पता ही होगा, है ना। कौन सा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। फिर आगे की बात की जाए तो अगला जो है, गांव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है। तो आज भी जो है लोग अधिकतर जाति के आधार पर ही बसे हुए हैं, जातियों के आधार पर ही उनकी बस्तियां देखने को मिलती हैं। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना खालिस्तान सन में की गई। तो किस सन में की गई थी ये भी आपको पता ही होगा। 1963 में हुई थी, है ना, 196
1963 में। फिर इसके बाद अगला है दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य साधारण तथा खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है ये भी आपको पता होगा, है ना, नियोजकों। इसमें क्या भरना है आपको, नियोजकों के द्वारा किया, साधारण कार्य साधारण तथा नियोजकों के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे बोंडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। बोंडो और मिजो आंदोलन का संबंध आपको इसका भी जो है राइट आंसर पता होगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। फिर इसके बाद है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है यहाँ से यहाँ तक, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता देते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आप ये इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं अपन इसके तीसरे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, जोड़ियाँ पूछी गई हैं। इरावती करवे का जो आपका राइट आंसर से इसका होगा हो जाएगा लास्ट वाला, किनशिप, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। फिर इसके बाद समाज सुधारक के जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद तीसरा है सांस्कृतिक पहचान। तो ये सामुदायिकता की भावना, ये इसका हो जाएगा। फिर है कृषि निर्ग्रस्तता में वृद्धि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। कृषि निर्ग्रस्तता में वृद्धि को क्या बोलता है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि को ही क्या बोला गया, हरित क्रांति। विनिविशेष, है ना, विनिविशेष। तो इसका जो राइट आंसर है आपको इसका भी पता होगा, सार्वजनिक उद्योगों सरकारी, है ना, सार्वजनिक उद्योगों सरकारी, ये इसका राइट आंसर है। और गौरा देवी का आपका ये चिपको आंदोलन है। फिर इसके बाद इसके जो हैं जोड़ियों की तरफ चलते हैं। तो जोड़ियाँ इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। जोड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से हैं। रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया। ग्रामीण समुदाय है जो, उसको किस नाम से संबोधित किया। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता भी होगा इसका, है ना, कृषक समुदाय के नाम से संबोधित किया, कृषक समाज के नाम से संबोधित किया। फिर इसके बाद अगला है प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। जो प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो प्रस्तुत की थी आपके जो है डॉक्टर श्रीनिवास जी ने आपको जो है प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी। तो आपातकाल की घोषणा तो सभी को पता होगा, 1975 से 1977 के बीच में, 1977 तक जो है आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद है अगला, भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं। तो भारत की संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार जो हैं अधिकतर धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। किस अवसर पर मनाए जाते हैं, धार्मिक अवसरों पर मनाए जाते हैं। इसमें क्या भरना है आपको, धार्मिक अवसर पर मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन है, जिस समाज में बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहा जाता है। तो उसे किस तरह का समाज कहा जाता है, उसको कहा जाता है औद्योगिक समाज,
है ना, किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद चलते हैं भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो उदारीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस वर्ष से प्रारंभ हुई, ये आपको पता भी होगा। 1991 से ये प्रारंभ हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1919 में, याद रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद सत्य असत्य की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर सत्य की बात की जाए तो भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, ये ऐसा नहीं है। जन्म दर ज़्यादा हो रही है, पर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। सामाजिक विषमता का बंद स्त्रीकरण, है ना, स्त्रीकरण से घनिष्ठ संबंध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये भी राइट आंसर है। सॉरी, ये तीसरा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है आपका रॉन्ग है, ये वाला। फिर इसके बाद है उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, ये तो राइट आंसर है आपका। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे है, ये भी राइट आंसर है ना। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू एंड फॉल्स इसके क्वेश्चन देख लीजिए आप जल्दी से, और आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, जितना अच्छे से हो सकते। जननांकिकी का क्या अर्थ है ना। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? नैसर्गिक अवरोध से आप क्या समझते हैं? जाति को परिभाषित कीजिए। प्रजाति का क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, है ना। अथवा तक के क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि आपको इसमें वो क्वेश्चन रखे गए हैं। सॉरी दोस्तों, है ना। अन्यथा सक्षम शब्द क्या है? नागरिक समाज क्या है? इस प्रकार के आपके पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। आप यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या है? औद्योगिकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? विनिवेश से आप क्या समझते हैं? हड़ताल और तालाबंद से आप में क्या अंतर है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दे दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा पेपर देख सकते हैं दोस्तों। एक कॉल भी आ रहा है तो वो भी उठाना पड़ेगा, तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वो कॉल फिर से आ सकता है। तो आइए आप देख सकते हैं पूरा पेपर आप देख लीजिए, इसके क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नर्मदा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी, महिला आंदोलन, ये इस प्रकार से ये पूरा पेपर है आपका। तो आपको ये क्वेश्चन पूरे पढ़ लेने हैं दोस्तों, और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो पेपर है दोस्तों, इसकी जो रियलिटी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। आप इसको पूर्णतः रियल नहीं मानिएगा, है ना, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आपके पूरे क्वेश्चन यही नहीं आएंगे। लेकिन आपको इसके जो क्वेश्चन हैं अथवा तक के क्वेश्चन पढ़ लेना है।